नमस्कार। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बात की थी कि बिहार में दो ही फेसेस हैं और दो ही लोग हैं जिनके नाम पे बेसिकली बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दूसरी तरफ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, और इन्हीं दो लोगों के ऊपर बेसिकली ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। और जो लोग भी हैं, या तो आदरणीय प्रशांत किशोर हों या आदरणीय ओवैसी की जो पार्टी लड़ रही है जितने भी सीटों पे, या और भी जो लोग हैं निर्दलीयों के रूप में लड़ रहे हैं, उन लोगों का कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रभाव, कोई ऐसी वैल्यू नहीं। और इसके अलावा या तो आदरणीय प्रशांत किशोर जो लड़ रहे हैं या आदरणीय ओवैसी की पार्टी लड़ रही है या और भी तमाम लोग हैं जो कि निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा वजन इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो लोग किसी ऐसे सिचुएशन में रहने नहीं वाले जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएं बिहार की पॉलिटिक्स में फर्दर। दूसरा ऐसा भी है कि आदरणीय प्रशांत किशोर को अगर आप देखते हैं तो उनकी पार्टी के जितने भी चेहरे हैं, तीन चेहरे हैं बेसिकली नोन। एक आदरणीय प्रशांत किशोर स्वयं, जिन्होंने लंबा लंबा एक दिया कि मैं राघोपुर से भी लड़ सकता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव के खिलाफ, फिर वहां पर रैली वगैरह उन्होंने किया, मीटिंग वगैरह, और उसके बाद उन्होंने कहा मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। दूसरे हो सकते हैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका चेहरा एक नोन है, और तीसरा उनका बिहार के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय मनोज भारती, उनका चेहरा नोन है क्योंकि इन दो लोगों को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बिहार के अध्यक्ष को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इसलिए अब आदरणीय प्रशांत किशोर के ऊपर तो सबसे बड़ा ब्लेम पहला ये है कि वो एंटी मोदी पॉलिटिक्स की धुरी बनना चाहते हैं। वो पहले कांग्रेस के पास गए थे और कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस पे मुझे मतलब कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली को ही कहा था कि कांग्रेस पे मुझे पूर्ण अधिकार दीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस को बदल के दिखाता हूं और कांग्रेस को आगे ला के दिखाता हूं। तो फर्स्ट फैमिली क्या सोच रही है, यही कि अगर हम तुम्हें ही दे दें तो हम क्या बेरोजगार हो जाएं। तो वो तो हो नहीं पाया, और चूंकि वो नहीं हो पाया इसलिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की और उसके बाद उन्होंने बहुत लंबा लंबा तान दिया, बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे ऐसे ऐसे भाषण दिए जो लोगों को बिल्कुल सही लगा। लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ वोट्स। पॉलिटिक्स तो यही है, पावर का गेम है। अगर आपको पावर नहीं मिल सकती तो फिर आपकी बाकी बातें बेमानी हो जाती हैं। अब आते हैं आदरणीय ओवैसी के ऊपर। जो आदरणीय ओवैसी लड़ रहे हैं तो उनके साथ में दरअसल और कुछ पार्टियों का गठबंधन तो है नहीं, एक आध और भी लोग हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और आदरणीय ओवैसी जो लड़ रहे हैं तो आदरणीय ओवैसी के पास कुछ खास है नहीं। वो सीमांचल की पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं और सीमांचल में वो लड़ रहे थे। उन्होंने भी कहा कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लो ताकि उनके ऊपर बाद में ये आरोप न लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है। और फिर उनको शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर शामिल कर लेते तो वोटों का ध्रुवीकरण पूरी तरह से हो जाता ओवैसी फैक्टर के चलते। और आगे हम लोग बात करेंगे। आज महागठबंधन ने अपना डिप्टी सीएम का भी एक कैंडिडेट घोषित किया और साथ में कहा है कि अभी और बनेंगे उप मुख्यमंत्री। ये भी कहा है कि एक पिछड़ा होगा। उन्होंने दलित की बात नहीं की, उन्होंने मुस्लिम की बात नहीं की क्योंकि वो भी एक पोलराइजिंग फैक्टर फिर हो जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं और इस वजह से आदरणीय ओवैसी का भी बहुत ज्यादा कोई ऐसा रोल होने वाला नहीं है। उसके अलावा पार्टियां तो बहुत सारी लड़ रही हैं। एक आदरणीय आईपी गुप्ता भी हैं, वो उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी। पता नहीं वो प्रशांत किशोर के साथ लड़ रहे थे या क्या हो रहा है। इन लोगों के इन्फॉर्मेशन भी अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है और हमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता भी नहीं। अब महागठबंधन के अंदर कांग्रेस ने पूरी तरह से आरजेडी की मौकरी करके रख दी, पूरा के पूरा एक ह्यूमिलिएट करके या पूरी के पूरा उनका मजाक बना के रख दिया। महागठबंधन में मैंने कहा था कि आगे टिकट बंटवारा बाकी है, सीटों का बंटवारा बाकी है। तो एनडीए ने अपना आराम से सीटें बांट ली, 101 जेडीयू बीजेपी, और जो बाकी बचे 41 उसमें से 29 दे दिए आदरणीय चिराग पासवान को और 6 दे दिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा और आदरणीय जीतन राम मांझी को। एनडीए ने आराम से बांट लिया। उसके बाद बैठ के उन्होंने सीटें भी अपनी तय कर ली कि इस सीट पे हम लड़ेंगे, इस सीट पे वो लड़ेंगे, इस सीट पे वो लड़ेंगे। चलिए ठीक है। महागठबंधन में फॉर्मली अनाउंस ही नहीं हुआ कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेंगे। फॉर्मली आज तक अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बाद सबने अपने अपने कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर करने शुरू कर दिए अपने अपने सीटों के ऊपर, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो रायता फैला उसका परिणाम ये हुआ कि 243 सीटों में 255 कैंडिडेट महागठबंधन के खड़े हो गए। 3-4 जगहों पर जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो और कांग्रेस लड़ रही है आमने सामने। 4-5 जगहों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। 1-2 जगहों पर
वीआईपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई, वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हो गई। मिला जुला का परिणाम यह हुआ कि पूरे तरह हैवोक हो गया। और जब लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, सेकेंड फेज का जब लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, उस दिन जाकर आरजेडी ने अपने 143 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। 143 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, दैट मींस कि 100 सीट्स उन्होंने छोड़ दी लड़ने के लिए बाकी पार्टियों के लिए। उसमें से कांग्रेस 70 सीटें पिछली बार लड़ी थी, उसको कम सीटें दे रहे हैं। वीआईपी 50 सीटें मांग रही थी, फिर उसने कहा चलो 25 पे लड़ेंगे, अल्टीमेटली उसको 15 पर मैनेज किया। और इस तरह से बहुत हैवोक क्रिएट हो गया था। 10-12 ऐसी सीटें थी जिसके ऊपर महागठबंधन के एक से ज्यादा कैंडिडेट हो गए थे। तब फिर हुआ कि आदरणीय अल्लावरू जो थे कांग्रेस के प्रभारी, उनके साथ तेजस्वी यादव आदरणीय बात नहीं कर रहे थे। आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ आदरणीय राहुल गांधी बात नहीं कर रहे थे। आदरणीय राहुल गांधी ने तो अपनी वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बिहार से अपना जैसे बोरिया बिस्तर ही समेट लिया है, न वो यहाँ आ रहे हैं, न पिछले 1 महीने में उन्होंने बिहार के चुनाव को लेकर कोई बात की है। पूरा अक्टूबर का अगर उनका टाइमलाइन उठा के देख लीजिए, वो कोलंबिया जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वो असम चले गए, लेकिन वो बिहार नहीं आए। बिहार के इलेक्शन के बारे में उन्होंने बात नहीं की। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कांग्रेस जो है वो पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स कर रही है देश में, वो केंद्र को ध्यान में रखकर कर रही है। सेंट्रल पॉलिटिक्स को लेकर वो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अपनी कर रही है। पूरा का पूरा उनका स्ट्रेटेजी केंद्र को लेकर है। उनका बिहार में कोई बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, इसलिए बिहार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनको। लेकिन उनको बिहार से भी सीटें चाहिए, उनको तमिलनाडु से भी सीटें चाहिए, उनको पश्चिम बंगाल से भी सीटें चाहिए, तभी वो जाके केंद्र में कुछ बनेंगे। तो इसलिए वो अपने गठबंधन को ऐसा कमजोर भी नहीं करना चाहते और एकदम लास्ट स्टेज तक ले जाके खींचना चाहते हैं, ताकि वही सुपर रहें, वही ऊपर रहें केंद्र में भी, और राज्यों में भी उनके ऊपर जो लोकल पार्टियां हैं, जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो डिपेंडेंट रहें। उनकी स्ट्रेटेजी यही है। आदरणीय कृष्णा अल्लावरू जो है कांग्रेस के बिहार प्रभारी, वो आए बिहार में, उन्होंने कहा कि हम अपनी सीटों पर लड़ेंगे, हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, पिछली बार हमने लड़ा था, इस बार हम अच्छी सीटें लेंगे, हारने वाली सीटें नहीं लेंगे। और उनको जिस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ केंद्रीय कांग्रेस ने भेजा था, केंद्र की कांग्रेस ने या कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने, उन्होंने उसको जारी रखा। उनसे तेजस्वी यादव बात नहीं किए, उनसे बात नहीं कर रहे थे, और तेजस्वी यादव फिर मुकेश सहनी से पूरी बात नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच में इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया कि परिणाम यह निकला कि 11-12 सीटों पे वो लोग, जिसको वो फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं, उसमें वो चले आए। अब आदरणीय अल्लावरू ने अपने पूरे फ्लॉन्ट किए, अपने पूरे ताकत दिखाई, अपना पूरा वैल्यू दिखाया कांग्रेस के लिए, पूरी तरह वो लड़ते रहे। और नतीजा यह निकला कि पूरा का पूरा जब कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो उसके बाद संवादहीनता की स्थिति में फिर जब महागठबंधन नाम वापसी का लास्ट डेट आया, तब कांग्रेस के आला कमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत को अपना दूत बनाकर भेजा। आदरणीय अशोक गहलोत आए, उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। उस मीटिंग में आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय अशोक गहलोत और आदरणीय राबड़ी देवी थी। आदरणीय कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते रहे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट बने रहे, कांग्रेस के लिए लड़ते रहे बिहार में, उनको भी उससे बाहर रखा गया, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप पूरी तरह हो चुका था। तो महागठबंधन में टूट थी, महागठबंधन में झगड़ा था, ये सतह पे आ गया। अब आदरणीय अशोक गहलोत ने कहा कि हम लोग एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें चीजें डिक्लेयर होंगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले जो बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा था, उसमें सिर्फ आदरणीय तेजस्वी यादव थे। इसके ऊपर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड हो गया, एक तरह से बात आई गई हो गई। उसके बाद उस मीटिंग में आदरणीय मुकेश सहनी को भी आना था वीआईपी पार्टी के, लेकिन वो मीटिंग जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई वो 1 घंटे लेट से हुई, क्योंकि आदरणीय मुकेश सहनी ने सीधा कहा कि मुझे अगर डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं करोगे, जिस तरह आदरणीय तेजस्वी यादव खुद को सीएम डिक्लेयर कर रहे थे और आदरणीय राहुल गांधी ने उनको एक बार भी डिक्लेयर नहीं किया, उसी तरह आदरणीय मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे और उनको भी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था। तो जब आदरणीय तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर किया जाने लगा, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे लेट से आए आदरणीय मुकेश सहनी और अल्टीमेटली उनको भी डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही 1 घंटे लेट से हुई। मीडिया का रोल और मीडिया की स्थिति आप देख सकते हो कि मीडिया
तब से यही मैसेज चला रहा है कि आदरणीय तेजस्वी यादव सीएम फेस डिक्लेयर हो गए हैं, आदरणीय मुकेश सहनी डिप्टी सीएम फेस डिक्लेयर हो गए हैं और महागठबंधन ने अपना सीएम, अपना डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आदरणीय मुकेश सहनी को पोर्टफोलियो कौन सा मिलेगा। 15 उनको सीटें मिली फाइनली लड़ने के लिए, उन्होंने आरजेडी के अगेंस्ट उनका जो एक कैंडिडेट था उसको वापस ले लिया। उसी तरह कांग्रेस ने भी अपना एक कैंडिडेट जो डिक्लेयर्ड था उसको वापस ले लिया। अब उस सीट पर जिस पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट वापस लिया है, उस सीट पर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि कांग्रेस का एक कैंडिडेट था, वहां पर जातीय समीकरण है और उस जातीय समीकरण के इफेक्ट के चलते अगर वो सीट कांग्रेस आरजेडी हारती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो वो हारने का ब्लेम किसके ऊपर जाएगा। तो कांग्रेस ने इस तरह भी इस महागठबंधन को ही कमजोर किया, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी को कट टू साइज करने की कोशिश की। अब जब मुकेश सहनी ने अपने 15 में से एक कैंडिडेट वापस ले लिया, एक का पर्चा खारिज हो चुका है, तो 13 में से वो कितनी सीटें जीतेंगे, कौन से पोर्टफोलियो मिलेंगे उनको, ये तो तय है नहीं। डिप्टी सीएम बोल के उनको क्या मिलेगा, और अगर उनके 2 4 5 कैंडिडेट जीत भी जाते हैं, कल को क्या भरोसा उनकी पार्टी के सारे लोग टूट के आरजेडी में चले जाएं। उनको डिप्टी सीएम दे ना दे, 2 लोगों को अगर जूनियर कैबिनेट में भी जगह दे दी तो उनको कुछ ना दे तो भी चलेगा। क्या कांग्रेस इसके ऊपर अग्री करेगी आदरणीय मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम दे दिया जाए, और कांग्रेस के जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको डिक्लेयर तक नहीं किया गया डिप्टी सीएम, किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे डिक्लेयर नहीं किया गया। एक और कहा गया कि हम पिछड़े को और भी डिप्टी सीएम होंगे, हम एक ओबीसी समाज से एक डिप्टी सीएम देंगे। तो जब ओबीसी समाज से आप डिप्टी सीएम देंगे, आपने एससी समाज से आने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं किया, आपने मुस्लिम को ही डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं किया, और जिनके 3-4% वोट हैं उनको डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया। इसने एक अलग भानुमति का पिटारा खोल दिया। मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा कि डिप्टी सीएम आपको कह दिया बनाएंगे, आपको पोर्टफोलियो का तो पता नहीं है कल, और आप डिप्टी सीएम बनने पे कूदे फांद रहे हो और बताए जा रहे हो कि हम ईबीसी समाज से आते हैं, ईबीसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप खुद पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपने सीट पे से चुनाव हार गए थे, आप डिप्टी सीएम और आप कह रहे हो ईबीसी समाज पूरा का पूरा वोट देगा। कौन सा ईबीसी समाज आपको अपना नेता मानता है? आप अपना विधानसभा सीट हार जाते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि आदरणीय राहुल गांधी ने आदरणीय तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया। आदरणीय तेजस्वी यादव इतने दिनों से आदरणीय राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे उनके वोटर अधिकार यात्रा में, तब उन्हें सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस का ये सोचना है कि कांग्रेस के ही वोट्स को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां आगे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना जो पकड़ बनाया वो मंडल की राजनीति करके बनाया, मंडल कमंडल की बात करके बनाया, जो ओबीसी समाज को रिजर्वेशन मिला उसके बेसिस पर बनाया, और उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि कांग्रेस के ही वोट्स को खींचा, कांग्रेस के वोट्स को ओबीसीज को वो ले गए। जब ओबीसीज को ले गए तो बैकवर्ड की बात करके एससीज को वो अपने साथ ले गए, और जब ओबीसी समाज, एससी समाज, ब्राह्मण जब कांग्रेस के अलग हो गए तो फिर मुस्लिमों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यही एक पावर है, कांग्रेस में वो पावर नहीं है और क्षेत्रीय पार्टियों में वो पावर है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हो सके। इसलिए मुस्लिमों ने बीजेपी के अगेंस्ट इन रीजनल पावर्स को अपना वोट दिया। आज के डेट में कांग्रेस की पॉलिटिक्स यही है कि जिस तरह हमारा वोट रीजनल पावर्स ने लिया है, अब हम रीजनल पावर्स से अपना वोट वापस लें और हम अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि ये जो रीजनल पावर्स हैं ये पूरे के पूरे बीजेपी के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं, और बीजेपी के अगेंस्ट लड़कर ही ये आ रहे हैं, तो ये जरूर ऐसा करेंगे कि अल्टीमेटली अगर केंद्र में कभी मौका मिलता है, अल्टीमेटली केंद्र में अगर बीजेपी कभी कमजोर होती है तो ये हमारे पीछे ही आएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम इतने स्ट्रांग बने रहें कि ये लोग हमारे पीछे आए, वरना पता चला वो हमारे ही वोट ले लेंगे और हम ही कमजोर हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ वो नहीं आएंगे। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि रीजनल पार्टियों को वो एक तरह से मैसेज देना चाह रही है कि अगर आपको पावर में आना है तो आप हमें स्ट्रांग करो। रीजनल पावर्स के भरोसे वो स्ट्रांग होना चाहते हैं, और अगर रीजनल पार्टियां उनको स्ट्रांग नहीं करेंगी तो रीजनल पार्टियों का तो अपना अपना प्रदेश में है पॉलिटिक्स। रीजनल पार्टियां ये चाहती हैं कि अपने अपने प्रदेश में पहले पावर में आए और उसको यूज करके हम सेंटर में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग करें। लेकिन
सेंटर में स्ट्रांग अपने आप को अगर करेंगी रीजनल पार्टियां तो उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगी अपने राज्य में, और इस तरह से रीजनल पावर अगर मजबूत होते हैं तो कांग्रेस कमजोर होती चली जाएगी। तो कांग्रेस का सीधा सा गेम है, ना खेलब ना खेले दे, गुच्ची में थूक दे। इसलिए अगर रीजनल पावर्स को मजबूत होना है तो वो भी कांग्रेस को अपने रीजन में मजबूत करें, और साथ ही साथ कांग्रेस अपने आप को देश भर में मजबूत करेगी, और देश भर में वो भले ना कर पाए। अल्टीमेटली कांग्रेस का ये है कि बीजेपी से जिस दिन लोगों का मन भरेगा, जिस दिन बीजेपी से लोग परेशान होंगे, जिस दिन बीजेपी का गेम ओवर होगा, उस दिन तो हमें ही आना है। तब तक हम वेट कर लेंगे, लेकिन हम किसी रीजनल पावर को स्ट्रांग नहीं होने देंगे, ताकि सब अल्टीमेटली हमारे पीछे आए। कांग्रेस का यही गेम है। अब इसमें कोई भी मुस्लिम डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं किया गया, कोई भी दलित डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं किया गया। आदरणीय राहुल गांधी लगातार मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एससीज की बातें कर रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी एससी को बनाया गया है ताकि इस समाज का वोट वो फिर से ले सकें। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। तो जब वो बीजेपी से इस तरह के वोट्स को तोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू वोट जो कंसोलिडेट अपने धर्म के नाम पर हो रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसको तोड़ना चाह रहे हैं, तो उनको कम से कम एक आदरणीय राजेश राम जी को तो डिप्टी सीएम के लिए अनाउंस करना चाहिए था, या ये भी कहना चाहिए था कि हम एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक तरह से ये लोग तो फिर से मुस्लिमों को बंधुआ ही समझ रहे हैं। सिर्फ आदरणीय ओवैसी ने बहुत क्लियर कहा, हाँ मुस्लिम दरी बिछाएगा, मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। आदरणीय राजेश राम कुछ नहीं बोल पाए। आदरणीय राजेश राम को या एससी वर्ग के किसी को उप मुख्यमंत्री का भी कोई भरोसा नहीं दिया गया। तो मुस्लिमों को या दलितों को, हरिजनों को, ये लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग मेरे पीछे ही आएंगे, बंधुआ हैं क्या वो? ये बहुत बड़ा सवाल है। उनको तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ये लोग। अब अगर उन्होंने मुस्लिम डिप्टी अनाउंस कर दिया होता तो इसका पोलराइजेशन फैक्टर होता, वो एक और बात होती। किसी हरिजन को या एससी वर्ग से किसी व्यक्ति को अगर हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, ये अनाउंस नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उनकी सरकार बनती भी है तो उसमें ओबीसी का डोमिनेंस होगा। उन्होंने किसी फॉरवर्ड को डिप्टी सीएम बनाने की बात नहीं की, इसका मतलब है कि उसमें ओबीसी समाज का डोमिनेंस होगा। फॉरवर्ड फिर क्यों उनके साथ जाएगा? उन्होंने टिकट्स तो बहुत सारे फॉरवर्ड्स को भी दिया है, लेकिन वो क्यों जाएगा उनके साथ? जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में तो एक आदरणीय विजय कुमार सिन्हा ऑलरेडी बने हुए हैं उप मुख्यमंत्री, और वो बहुत महत्वपूर्ण जाति से भी आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी रखते हैं अपने पास। तो क्यों जाएगा वो समाज उनके साथ? और इसके कारण जो फॉरवर्ड क्लास हैं वो भी बीजेपी और एनडीए के साथ जाएंगे, एससी समाज भी बीजेपी और एनडीए के साथ ही जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर हम, सिर्फ ऐसा थोड़ा ही है कि सवर्ण जातियां ही उनके साथ नहीं रहती हैं। अगर उनका जो गांव जमीन पे जो क्लैश है, उनका बहुत ज्यादा क्लैश तो ओबीसी समाज की बहुत सारी जातियों के साथ है, तो वो भी लोग नहीं जाना चाहेंगे। मुस्लिमों के साथ फिर भी समझा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिमों का जो 18% वोट दिखाया जाता है बिहार में, वो बहुत कंसंट्रेटेड वोट है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव वोट ऐसा नहीं है। 18% में से 75% वोट्स तो उसी सीमांचल के एरिया में है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी में आपस में लड़ाई है। उन सीटों पे तो बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है एनडीए को। उसमें कुछ सीटें तय हैं, किशनगंज की सीटें तय हैं कि बीजेपी शायद ही जीते, अररिया की बहुत सारी सीटें तय हैं, पूर्णिया की बहुत सारी सीटें तय हैं, कटिहार की बहुत सारी सीटें तय हैं जो एनडीए नहीं जीतती। तो ये जो मुस्लिम को डिक्लेयर नहीं करना है, वो एक तरह से वो ये चीज भी समझ रहे हैं कि ये कंसोलिडेटेड वोट है, और अगर वो वोट आता है तो वो सीटों में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी है कि उनको डिक्लेयर कर देने पे पोलराइजेशन फैक्टर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अब मुस्लिमों के लिए भी सोचने की बात है कि क्या वो सिर्फ इसी तरह दरी बिछाएंगे, इसी तरह आरजेडी में बंधुआ मजदूर बने रहेंगे कि हमने डर दिखा दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड रहेंगे, या उनको पॉलिटिक्स में अपना रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, सही रिप्रेजेंटेशन। आदरणीय तेजस्वी यादव को जो सीएम फेस बताया गया है, आदरणीय तेजस्वी यादव के क्वालिफिकेशन पर सवाल तो ऑलरेडी है, लेकिन उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के अलावा उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? आदरणीय प्रशांत किशोर ने तो पहले ही कहा है कि उनके कुछ नहीं है, सिर्फ वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। आदरणीय अनंत सिंह उसको कहते हैं कि अगर वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र नहीं होते तो कहीं घास गड़ रहे होते, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा क्वालिफिकेशन भी अर्जित नहीं किया है कि उनको कहा जाए वो क्रिकेट खेलने के नाम पर पढ़ाई छोड़ के चले गए। क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ किया होता तो कोई बात होती।
कांग्रेस पूरी तरह जो भी कर रही थी वो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए कर रही थी, और कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स यही थी कि हम बाकी पार्टियों को अपने पीछे चलाएं, बाकी पार्टियां हमारे पीछे रहें, बाकी पार्टियां हमें सपोर्ट करें, और कांग्रेस अपना गेम बिल्कुल स्ट्रांगली खेल रही थी। और कांग्रेस का ये गेम हर जगह विजिबल है। आप अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन को याद करें तो उन्होंने आदरणीय उद्धव ठाकरे को भी सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था, जबकि पिछली बार आदरणीय उद्धव ठाकरे को उन लोगों ने सीएम बनाया था। और शिवसेना बार बार कह रही थी कि इसी का परिणाम था कि महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया। मध्य प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव को उन्होंने सीटें नहीं दी लड़ने के लिए, और उस समय आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। तो कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ हमेशा इस तरह के गेम खेलते रहती है। उनका बस यही उद्देश्य है कि पहले हम सेंटर में आए, वहां से सब चीजों को कंट्रोल करेंगे और सब जगह अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। और सेंटर में आने के लिए हमें राज्यों में जो स्ट्रांग होना है वो क्षेत्रीय पार्टियों के कीमत पर वो स्ट्रांग होना चाहते हैं। अब आदरणीय राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया डिप्टी सीएम फेस। किसी भी दलित का ये भी नहीं मेंशन किया कि किसी एससी समाज के व्यक्ति को, किसी हरिजन समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाएंगे, जो कि एक आशा रहती है आदरणीय राजेश राम के लिए। आदरणीय राजेश राम और कांग्रेस के एक सिटिंग एमएलए के बीच की बातचीत भी आई है बाहर, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने तो सब साइन करके दे दिया, लेकिन आपका टिकट रोका हुआ है आदरणीय पप्पू यादव ने। आदरणीय पप्पू यादव ही कांग्रेस की तरफ से लगातार बैटिंग कर रहे हैं बिहार में, जबकि ना आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे थे, ना सेंटर से कोई बात आ रही थी। आदरणीय अल्लावरू अपने मसल्स फ्लॉन्ट कर रहे थे और आदरणीय पप्पू यादव लगातार बात कर रहे हैं, जबकि वो निर्दलीय सांसद हैं। और आदरणीय पप्पू यादव बोल रहे थे, उनको कोई मतलब कांग्रेस ये भी कहने नहीं आ रही थी कि नहीं ये उनका अपना बयान है, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका भी उद्देश्य यही है कि पप्पू यादव भी हैं तो एमपी, उनका भी इस्तेमाल सेंटर में पड़ सकता है, और सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिए अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़िया ही है। तो एक तरह से आदरणीय पप्पू यादव के बयानों से भी कांग्रेस ने खुद को किनारा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो भी बयान आदरणीय राहुल गांधी या कांग्रेस के बिहाफ पे ही दे रहे थे, और कांग्रेस उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी। अब एक सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया, उसके बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जो है उनको डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, और यहां तक हो गया कि जो बिहार के प्रभारी थे उनको यूथ कांग्रेस का भी प्रभारी बनाया गया था। आज ही खबर आई कि उनको यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से भी हटा दिया गया है। इसका मतलब कांग्रेस अपने नेताओं के साथ जब ऐसा कर सकती है, अपनी पार्टी के नेताओं को जब इस तरह कर सकती है, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती बाकी पार्टियों के साथ ऐसा। कांग्रेस का तो उसके गठबंधन सहयोगियों के साथ हमेशा यही रवैया रहा है। और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कोई ठिकाना नहीं, कल से ये अनाउंस होना शुरू हो जाए या कांग्रेस के कैंडिडेट्स और कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग कुछ इस तरह के बयानबाजी शुरू कर दें जिससे आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान ही पहुंचे। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कुछ इस तरह के बयानबाजी करने लगे या चुनाव से बिल्कुल अलग रहे ताकि आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचे, टू कट टू साइज द आरजेडी एंड तेजस्वी यादव। कांग्रेस इस तरह करते रहती है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी फैमिली के टसल के भी स्टार्ट होने की वेट कर रही है, और बहुत चांसेस है कि इस बार के चुनाव में अगर आरजेडी किसी तरह हार जाती है, महागठबंधन किसी तरह सत्ता में नहीं आ पाता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसके बाद आरजेडी की फर्स्ट फैमिली जो है, आरजेडी की जो फैमिली है उसमें खुद का टसल शुरू हो जाए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव कितने दिन एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं, कितने दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव का प्रभाव रहता है, वो भी देखना होगा। और कांग्रेस फिर चाहेगी कि आरजेडी की पूरी पार्टी उनके पीछे पीछे चले, और वो इसलिए भी आरजेडी को लटकाओ भटकाओ में लगे हुए हैं और इतना ही स्ट्रांग रखना चाहते हैं ताकि कल को सेंट्रल पॉलिटिक्स में कांग्रेस को वो सपोर्ट कर पाए, लेकिन खुद इतना स्ट्रांग ना हो पाए कि आदरणीय राहुल गांधी के अगेंस्ट आदरणीय तेजस्वी यादव या कोई भी क्षेत्रीय दल खड़ा हो सके। कांग्रेस चाहती है कि हर तरह से वो सेंटर पॉलिटिक्स में तो क्षेत्रीय दलों का सहयोग ले। उस समय वो आदरणीय अखिलेश यादव की सब बातें मानते हैं, उनके साथ बढ़िया से चलते हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ बढ़िया से कोऑर्डिनेट करते हैं। आदरणीय ममता बनर्जी कहती हैं कि आदरणीय अधीर रंजन चौधरी को अलग रखा जाए चुनाव से, तो उनको अलग कर दिया जाता है, और मैसेज देने के लिए कि आदरणीय अल्लावरू को भी कट टू साइज किया गया है ताकि आदरणीय तेजस्वी यादव को यह मैसेज दिया जा सके कि हम आपके साथ हैं, और कल अंदर ही अंदर पूरे के पूरे आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने वाले काम करे कांग्रेस। कोई ठिकाना नहीं है इसका, क्योंकि जब क्षेत्रीय चुनाव होते हैं तो आप देखो कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस लड़ी थी, बिहार में भी कांग्रेस ने अभी जो हाल किया है आरजेडी और महागठबंधन का, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के समय या मध्य प्रदेश में चुनाव के समय आदरणीय
अखिलेश यादव को जो किया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय, जो आदरणीय अखिलेश यादव के साथ अभी तक किया है या आगे भी करेगी, महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव ठाकरे के साथ जो किया, देखना दिलचस्प है और उसके ऊपर एक तरह से सोचना बहुत जरूरी। आदरणीय केजरीवाल के प्रोस्पेक्ट्स को हैम्पर करने के लिए दिल्ली में वो चुनाव लड़े, जीते एक भी नहीं, लेकिन आदरणीय केजरीवाल को भी उन्होंने हरवा दिया। तमिलनाडु में उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है और वो जानते हैं कि तमिलनाडु से कोई आगे सेंटर में उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी नहीं करने वाला, तो वो तमिलनाडु के ऊपर ध्यान नहीं उतना है उनका और उतना ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। कर्नाटका में ही उन्होंने अपने ओल्ड गार्ड आदरणीय सिद्धारमैया को सीएम बना रखा है ताकि डिप्टी सीएम आदरणीय डीके शिव कुमार और आदरणीय सिद्धारमैया के बीच टसल अपनी चलती रहे और उनका सेंटर का पॉलिटिक्स और सेंटर की काम चलता रहे। उसी तरह बिहार में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आदरणीय अशोक गहलोत को भेजा, जिनका अपने राज्य में उनको ओल्ड गार्ड बना के 5 साल मुख्यमंत्री रखा और आदरणीय सचिन पायलट को उन्होंने साइड लाइन करके रखा। इससे सचिन पायलट भी आदरणीय कट्टू साइज रहे और आदरणीय अशोक गहलोत भी उनके बने रहे। एनडीए अपना गेम खेल रहा है। एनडीए की कोशिश यही है कि आदरणीय नीतीश कुमार को ही फेस बना के रखा जाए और आदरणीय नीतीश कुमार जब चुनाव जीत जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आदरणीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिर आदरणीय नीतीश कुमार के बारे में जो आदरणीय शहाबुद्दीन जी ने कहा था कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, आज बीजेपी के साथ भी वो एक परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के लिए ये सिचुएशन ज्यादा अच्छा है बजाय कि जेडीयू में किसी दूसरे फेस को एक्सेप्ट कर लेने के और उसके बाद उनको ढोते रहने के, ताकि बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स बचे रहें। हो सकता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने और बाद में वो फिर बीजेपी को ही वो सीट दे दें या बीजेपी को ही कह दें कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं और हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार के भी पार्टी में सेकंड इन कमांड कोई नहीं है और जो सेकंड लाइन के लोग हैं 2-3, वो सारे के सारे लोग तो बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं और उनके आपस में भी जो टसल है वो सब लोग एक फॉरवर्ड कास्ट से हैं, चाहे आदरणीय विजय कुमार सिन्हा हो या आदरणीय ललन सिंह जी हो या आदरणीय संजय झा जी हो और एक आदरणीय अशोक चौधरी हैं, उनको खुद ही साइडलाइन किया गया हुआ है अभी। तो बिहार में भी बीजेपी के लिए ये ज्यादा बढ़िया प्रोस्पेक्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। उससे क्या होता है कि बीजेपी का अपना भी चलता रहता है और आदरणीय नीतीश कुमार अगर हटते हैं और वो खुद बीजेपी को बैटन दे देते हैं तो भी बढ़िया है, और खुद बीजेपी को बैटन देने के बजाय अगर वो अपने पार्टी में किसी को आगे बढ़ाते हैं तो बीजेपी को फिर ये गेम खेलना आसान होगा कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड जो जेडीयू के बीच में टसल होगी, वो टसल में बीजेपी अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगी। बीजेपी खुद से ही अपना कोई ओबीसी फेस ला सकती है अगर आदरणीय नीतीश कुमार अग्री हो जाते हैं और बैटन बीजेपी को दे देते हैं। तो बीजेपी में आदरणीय नित्यानंद राय ने अभी संकट मोचन की भूमिका निभाई और हर जगह सीट बंटवारे में वही आदरणीय चिराग पासवान के साथ भी डील कर रहे थे, नीतीश कुमार से भी डील करने में वो थे, आदरणीय अमित शाह भी थे उसमें, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार इतने बड़े फेस हैं कि सिर्फ नित्यानंद राय उनको डील करें ऐसा उचित नहीं है, तो आदरणीय अमित शाह ने भी डील किया। बट अल्टीमेटली आदरणीय अमित शाह ने डील किया, आदरणीय नित्यानंद राय ने डील किया और जिस तरह से बीजेपी की हिस्ट्री रही है, चाहे हरियाणा में उन्होंने अपना एक संघ का और पुराना लॉयल कैंडिडेट दे दिया, आदरणीय नित्यानंद राय को ला सकते हैं, उसी तरह उन्होंने झारखंड में अपना एक लॉयल फेस दिया और आदरणीय रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था, तो बीजेपी ऐसा कर सकती है। वैसे भी आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव के बाद आदरणीय तारकिशोर प्रसाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बने थे, आदरणीय रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी थी, तो चांसेस है बीजेपी किन्हीं को भी लाके और इस तरह से बना दे। आदरणीय नीतीश कुमार के प्रभाव को तोड़ने के लिए आदरणीय रेणु देवी को भी वो ला सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा इसी पे कि आदरणीय नीतीश कुमार बैटन देते हैं या नहीं, वरना आदरणीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आदरणीय चिराग पासवान अपना गेम खेल रहे हैं और वो खुद को चाह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार के ऑप्शन की तरह, जिस तरह बीजेपी ने पहले आदरणीय नीतीश कुमार को प्रमोट किया उस तरह आदरणीय चिराग पासवान को प्रमोट करें। लेकिन वो अटल आडवाणी की बीजेपी थी, मोदी शाह की बीजेपी ये गलती तो मेरे ख्याल नहीं करने वाली। आदरणीय चिराग पासवान के पास भी वही हाल है जो आदरणीय तेजस्वी यादव का है। आदरणीय रामविलास पासवान के पुत्र होने के अलावा उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आदरणीय चिराग पासवान के पास बेस क्या है अगर बीजेपी और मोदी का सपोर्ट उनको ना हो तो? निल।
आपको याद होगा आदरणीय रामविलास पासवान 2014 के चुनाव के पहले आरजेडी के साथ ही जा रहे थे, और आदरणीय रामकृपाल यादव जो अभी दानापुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने आरजेडी के बिहाफ पे उनसे कहा भी था कि पहले अपने पहलवान दिखाइए, आप सीटें ले लें, टिकट ले लें, और उसके बाद पता चला लड़ने के लिए आपके पास पहलवान नहीं है। और इस तरह से जब आरजेडी से उनकी बात नहीं बनी, तब वो 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी के पीछे आए थे, एनडीए के साथ आए थे। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोशिश की थी, और उसमें आदरणीय चिराग पासवान ने आदरणीय नीतीश कुमार को कट टू साइज किया। इसके लिए उनको एक लोकसभा की सीट होने के बावजूद 5 सीटें दी गई लड़ने के लिए 2024 में, और कोई भी विधायक न होने के बावजूद, कोई भी एमएलए न होने के बावजूद उनको 29 सीटें दी गई लड़ने के लिए, जिसमें से एक का पर्चा रिजेक्ट ही हो चुका है, तो 28 सीटें इफेक्टिवली उनके पास बची हैं। अब उन 28 में से वो कितने विधायक लेके आते हैं और कितना प्रभाव उनका रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए चुनाव के बाद हो सकता है आदरणीय चिराग पासवान की जरूरत ही ना हो, और जरूरत हो भी तो भी इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय चिराग पासवान के जो विधायक जीत के आएंगे वो कितने उनके साथ रहेंगे। और अगर पता चला कि बीजेपी जेडीयू उनको साइड करती है, तो आदरणीय चिराग पासवान को ही छोड़ के बीजेपी जेडीयू के साथ ना आ जाए। जिस तरह लोकसभा के पिछले बार की लोकसभा में हुआ था, उनकी पार्टी के 6 सांसदों में आदरणीय चिराग पासवान को छोड़ के बाकी के 5 सांसद उनसे अलग हो गए थे। अगर बीजेपी उनको छोड़ देती है तो कोई डाउट नहीं है कि उनके एमपीज और उनके एमएलए टूट के बीजेपी के साथ ना आ जाएं, एनडीए के साथ ना आ जाएं, जेडीयू के साथ ना आ जाएं। तो कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि बिहार का इलेक्शन जो है और इसका जो रिजल्ट है, ये देश के और पूरे के पूरे बिहार के भी फ्यूचर पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसमें सब लोग जिस तरह अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, और इससे जो लर्निंग मिल रही है, इससे जो स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है, वो सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर के लिए अगले चुनाव में, आगे के चुनाव में दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए ही नहीं, और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर के लिए ही नहीं, मेरे और आपके लिए भी ये लर्निंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा। और स्ट्रेटेजीज के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिहाज से ये समझने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा। हम लोग इस पे लगातार बात करते रहेंगे। धन्यवाद।